डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। लेकर आया हूं वन शॉट का अगली सीरीज चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है जहां पर हमने उपयोगिता के पूरे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में बताया था, और आज की इस क्लास में मैं आपको मांग के पूरे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में बताऊंगा। क्योंकि उपयोगिता को पढ़ने जाएंगे उसमें मांग घुसड़ देंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट तो बनता ही, एक ही चैप्टर में दोनों पॉइंट है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं समझने के लिए आसान हो तो उनको अलग अलग कर दिया जाए। चलो अलग अलग कर दिया मैंने। तो मांग क्या है, यहाँ पर हम मांग के बारे में पढ़ेंगे, मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे, मांग में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा जिसके बारे में लिंक कैसे होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, वेट कीजिए लास्ट तक। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे मांग, जो कि चैप्टर कौन सा, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। जब मांग की बात करते हैं तो मांग क्या है, देखिए मांग जो है ना, मांग का मतलब होता है मांगना, और अर्थशास्त्र में मांगने का मतलब होता है क्या चीज, खरीदना, यानी कि बाय करना। किसी भी चीज को अगर हम पैसे देके खरीदने के लिए तैयार होता है वो होता है मांग। लेकिन मांग शब्द जो आया है ना वो इच्छा से आया है। हमारे मन में किसी वस्तु की, अलग अलग वस्तुओं की तमाम इच्छाएं होती हैं। हमें आईफोन चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन हमें पता है कि हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन उन्हीं इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आवश्यकता में परिवर्तन हो जाती है जब हमारे पास इनफ क्या हो जाते हैं, संसाधन हो जाते हैं। अब इन्हीं संसाधन जब हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब हम संसाधन को व्यय करने के लिए तैयार होते हैं ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति, मतलब वो टाइम जब हम अपने संसाधन को यानी कि पैसे को, यानी कि मनी को खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, तब आवश्यकता बन जाती है मांग। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 3 चीजें हैं, आवश्यकता, इच्छा और मांग। इच्छाओं से आवश्यकताओं का जन्म होता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे हम धन व्यय करते हैं तो वो मांग में परिवर्तन होता है। तो बात यह है कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है या खरीदता है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। मांग का मतलब ही होता है यहाँ पर कि आपने कीमत अदा किया और कीमत देने के बाद आपको वस्तु प्राप्त होगी। किसी वस्तु की कीमत के द्वारा उस वस्तु की जो भी मात्रा हमने खरीदी है या मांगी है उसी को मांग कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जब भी हम मांग शब्द की बात करते हैं, मांग वर्ड की बात करते हैं, इसमें कुछ 5 पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी तो वो इच्छा मांग में परिवर्तन। मांग होने के लिए मन में इच्छा का होना आवश्यकता है, और उस इच्छा को क्रय करने के लिए हमारे पास साधन होने चाहिए। खाली इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। भाई इच्छा है, भाई मुझे BMW चाहिए, कैसे आएगा, पैसे नहीं है, तो पैसों का होना जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरी बात, साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। कुछ लोगों के पास इच्छाएं बहुत होती हैं, पैसे भी होते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने कंजूस होते हैं, इसको बोलते हैं मक्खी चूस टाइप के। लेकिन उन व्ययों को, मतलब साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, और वस्तु की इच्छा का कीमत से सीधा संबंध होना चाहिए। वस्तु की निश्चित कीमत होनी चाहिए, और मांग का संबंध किसी एक निश्चित समय पर होना चाहिए। यानी कि जब ये 5 बिंदु आपस में मिलता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, मांग कहते हैं। तो इसी चीज को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित भी किया है। जैसे प्रोफेसर GS मिल ने परिभाषित किया है कि मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। इसी चीज को बेनहम ने भी कहा है कि किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांगी गई वह मात्रा जो कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। मतलब साफ है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अलग अलग इकाइयों को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मांग कहते हैं। जब मांग की बात होती है तो मांग के प्रकार के बारे में, मांग को अलग अलग वर्गों में, मांगी गई मात्रा के आधार पर मांग को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक है व्यक्तिगत मांग और एक है बाजार मांग। तो व्यक्तिगत मांग मतलब एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा मांगी जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। मतलब मान लीजिए हम एक उपभोक्ता की बात करते हैं। एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी भी वस्तु को क्रय करता है, एक पार्टिकुलर उपभोक्ता जितनी वस्तु का क्रय करता है तो वो है व्यक्तिगत मांग। लेकिन हम सबको पता है जब भी हम बाजार की बात करते हैं
तो बाजार में एक नहीं कई सारे उपभोक्ता होते, कई सारे खरीदार होते, क्रयदार होते हैं। तो बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए उस वस्तु की जितनी भी मात्रा खरीदता है उन सबका योग कर देंगे तो वो होता है बाजार मांग। तो बाजार का मतलब सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में खरीदी जाने वाली या खरीदने की इच्छुक मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, बाजार मांग कहते हैं। तो जैसे ही मांग की बात कर लेते हैं कि मांग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा। तो वस्तु की कीमतें बदलती रहती हैं, वस्तु की कीमतों के बदलने के साथ साथ मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो इसको वस्तु की कीमतों को और उसकी मांगी गई मात्रा को एक निश्चित तालिका में प्रदर्शित करना पड़ता है, जहां पर एक तरह हम लिखते हैं कीमत और एक तरफ लिखते हैं हम जो है मांग की मात्रा। तो जैसे 10 रुपए की कीमत है, मांग रही 20 यूनिट, वस्तु की कीमत आ गई, मांगी गई 30 यूनिट। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा को जब हम एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग तालिका, मांग अनुसूची या फिर मांग सारणी। सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्योंकि मांग के दो प्रकार होते हैं तो उसी के लिए यहाँ पर मांग तालिका भी के दो प्रकार होते हैं। जहाँ पर व्यक्तिगत मांग को दर्शाया जाता है उसको व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं, और जिसमें बाजार मांग को दर्शाया जाता है उसको बाजार मांग तालिका कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग तालिका एक ऐसी तालिका जहां पर बाजार में उपस्थित किसी एक उपभोक्ता की मांग को बताया जाता है, जहां पर एक उपभोक्ता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जो भी मात्रा मांग करता है। वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो मांग करता है वो 10 यूनिट, 8 रुपये होने पर मांग करता है 20 यूनिट, क्योंकि हर एक उपभोक्ता सस्ती कीमत पर ज़्यादा मांग करता है। तो वस्तु की कीमत के घटने के साथ साथ उसकी मांग की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब बाजार में कई उपभोक्ता होते हैं, सभी लोग मिलकर जो कुल मांग करते हैं, यानी कि मान लीजिए बाजार में बस X भी है, बाजार में Y भी है, तो X और Y दोनों मिलकर जो मांग करते हैं उसी को हम बाजार मांग कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत 10 है तो X मांग रहा है 10 यूनिट, Y मांग रहा है 5 यूनिट, तो Y और X दोनों मिला के कितना हो गया 15 यूनिट। तो इस 15 यूनिट को बोलेंगे बाजार मांग, कि बाजार में उपस्थित दोनों कस्टमर ने इतनी मांग किया तो बाजार मांग हुआ। तो बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को जब एक तालिका में प्रदर्शित किया जाएगा तो उसे बाजार मांग तालिका के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मांग वक्र। स्टैटिस्टिक्स में केवल तालिका ही नहीं वक्र भी बनाया जाता है। वक्र का मतलब होता है कि मांग तालिका का चित्र के रूप में प्रदर्शन, एक चित्रमय प्रदर्शन, जहां पर वस्तु की कीमतों के आधार पर उसकी मांगी गई मात्रा को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे मांग वक्र कहते हैं। क्योंकि मांग दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के मांग को दो अलग अलग प्रकार की तालिका में दर्शाया जाता है, तो इस आधार पर मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र वह मांग वक्र होता है जहां पर एक व्यक्ति की, एक उपभोक्ता की मांग को तालिका वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर वस्तु की कीमत है, वस्तु की मांगी गई मात्रा है, ध्यान रखिएगा वस्तु की मांगी गई मात्रा को एक्स एक्सिस में दर्शाया जाता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो एक निश्चित दूरी पर ले लेंगे 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। 1 यूनिट ज़्यादा ले लिया जाता है ताकि ऐसे ही है। तो और यहाँ पर हम लिखते हैं किसको, कीमत को। वस्तु की कीमत कितनी है 2, 4, 6, 8 और 10। जब वस्तु की कीमत 10 है तो मांगी जा रही है 10 यूनिट। वस्तु की कीमत 8 है तो मांगी जा रही है 20 यूनिट। वस्तु की कीमत 6 है तो मांगी जा रही है 30 यूनिट। वस्तु की कीमत 4 है तो मांगी जा रही है 40 यूनिट और वस्तु की कीमत 2 है तो मांगी जा रही है 50 यूनिट। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में क्या कर दो, आप मिला दो। इस बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बन के तैयार होगा लाइक दिस, इस वक्र को हम क्या बोलेंगे, मांग वक्र। कौन सा मांग वक्र, ये हो गया हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र, क्योंकि यहां पर केवल और केवल एक व्यक्ति की मांग को दर्शाया गया है। लेकिन वैसे बार बार बाजार में एक ही उपभोक्ता नहीं होता है, बाजार में कई सारे उपभोक्ता होते हैं, 10, 15, 20, 100, 150। तो सभी उपभोक्ताओं की मांग को जब एक जगह दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया वस्तु की कीमत हो गया 2, 4, 6, 8, 10
और दो उपभोक्ता की मांग को जोड़ा तो बाजार मांग बन गया 15-30। तो यहाँ पर 15-15 का डिफरेंस ले लिया, ये हो गया 15, 30, 45, 60, 75। तो 10 पे कितनी मांगी जा रही है? 10 पे है 15 यूनिट, ये वाला बिंदु। 2 पे कितनी मांगी जा रही है? 75 यूनिट, ये वाला बिंदु। और सभी बिंदुओं को आपस में शो करेंगे, दर्शाएंगे, तो ये जो बनेगा दैट इज बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र का मतलब ये होता है बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं के द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग। ठीक है। तो अब बात दूसरा है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, क्या पैसे दिए और खरीद के आ जाएंगे? ऐसा करते हैं कि हम लोग कि आपकी मम्मी ने 100 रुपये दे दिया, बाजार में चले गए और सब्जी खरीद के चले गए? नहीं। जब भी कोई भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, उस चीज़ को खरीदने से पहले हमारे मन में तमाम विचार उत्पन्न होते हैं, तमाम विचार आते हैं कि ये इसकी कीमत कितनी है, अरे ये अच्छा स्वादिष्ट होगा तो कोई नहीं होगा, ये मम्मी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, सब्जी की कीमत कितनी है, इस सब्जी के दुकानदार के पास इसकी कीमत है, दूसरे के पास कितनी कीमत होगी, आलू कीमत महंगा है तो पहाड़ी आलू कितना होगा, राजस्थानी आलू, मतलब तमाम बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो मांग की मात्रा और मांग खरीदने से पहले बहुत सारी ऐसे बिंदु जिसको हम सोचते हैं, उसको बोलते हैं मांग के निर्धारित तत्व। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं मांग फलन। मांग फलन सीधा बताता है कि वस्तु की मांग की मात्रा किस प्रकार से उसको प्रभावित करने वाले कारकों से प्रभावित होती हैं। प्रोफेसर पाटसन ने एक्सप्लेन किया, किसी बाजार में एक निश्चित की समय पर किसी वस्तु की मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राएं और उस मात्रा को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्वों के बीच के संबंध को कहते हैं। क्योंकि मांग दो प्रकार है तो मांग के संबंध भी दो प्रकार निकलेंगे। ऐसे मांग फलन भी होते हैं दो प्रकार के, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। जब हम व्यक्तिगत मांग फलन की बात करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति की मांग किस प्रकार से प्रभावित होती है, मतलब बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी एक वस्तु के लिए मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं, जिसका संबंध इस प्रकार से है dx यानी कि वस्तु की मांग की मात्रा इक्वल टू f ब्रैकेट px pr एंड y। तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा, उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, आदत से प्रभावित होती हैं। हमारी आदत कैसी है, हमारी रुचि कैसी है, हमारी आय कितनी है, उस वस्तु से संबंधित वस्तु की कीमत कितनी, ये सब चीज़ें वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार से बाजार में उपस्थित किसी एक वस्तु की मांग प्रभावित करने वाले भी कारक होते हैं। तो बाजार मांग मतलब वस्तु की मांग की मात्रा और वस्तु के निर्धारित करने वाले कारकों के बीच संबंध। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले वो सभी कारक आ जाते हैं। इसके साथ साथ दो कारक एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जैसे किसी वस्तु की कारक को संबंधित वस्तु प्रभावित करती हैं, उपभोक्ता की रुचि प्रभावित करती हैं, उपभोक्ता की आय और सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या। जिस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होता है उसकी मांग भी ज़्यादा होती है। आय का वितरण, अमीर लोगों की आय ज़्यादा होती है और गरीबों की आय कम होती है। इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ता है मांग के निर्धारक तत्व। कौन कौन से ऐसे घटक है जिससे वस्तु की मांग प्रभावित होती है, जिसमें सबसे पहले है वस्तु की उपयोगिता। जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ज़्यादा होती है उसकी मांग भी ज़्यादा होती है। आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है लोगों की बढ़ने के साथ साथ। तो ये उपयोगिता, जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है, जैसे एसी, गर्मी में इसकी मांग थोड़ी बढ़ जाती है, ठंडी में नहीं होती है क्योंकि उपयोगिता थोड़ी कम है। महंगे सोफे, ठीक है ना, और सजावटी सामान, इनकी मांग थोड़ी कम इसलिए होती है क्योंकि उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो आम लोग उसको कम खरीदते हैं। आय स्तर, जिन लोगों की आय ज़्यादा होती है उसकी मांग अधिक होती है, जिन लोगों की आय कम होती है उसकी मांग ऑटोमेटिक कम होती है। धन का वितरण, जिस समाज में धन अधिक होता है, जैसे बड़े बड़े जो कॉलोनी में रहने वाले लोग, टाउनशिप में रहने वाले लोग, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। पता चलता है जब हम मॉल में जाते हैं, बोलो बड़ा ठेला लेके चलते हैं, इधर से सामान रखते चले जाते हैं, और नॉर्मल लोग जब जाते हैं तो इक्का दुक्का हाथ में सामान लेके एक टैग देख के चले जाते हैं। तो इसका मतलब होता है धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। वस्तु की कीमत तो डायरेक्ट प्रभावित करती है। किसी वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होती है उसकी मांग उतनी कम होती है, और जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। संबंधित वस्तु की कीमत, जैसे संबंधित वस्तुएं जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, मान लीजिए आप चाय की बात कर रहे हैं
और उधर कॉफ़ी वाले ने कॉफ़ी की कीमत कम कर दी, तो कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले भी कॉफ़ी पीने लगेंगे। मतलब एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर असर डालता है, तो मांग प्रभावित होती है। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, मौसम, सब ये सब चीज़ें भी, और भविष्य में वस्तु की कीमत परिवर्तन की आशा। अगर एक उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में सीमेंट का रेट कम होने वाला है, वो कहेगा थोड़े दिन रुक जाओ, भविष्य में अपना घर काम कर लेंगे, तो होल्ड कर सकता है। तो भविष्य की कीमतें भी वर्तमान में वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस क्लास का, मांग का नियम, जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए। मांग का नियम किसे कहते हैं? सिंपल, मांग का नियम एक ही चीज बताता है कि वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है, इसे खरीद का पहला नियम होता है, क्योंकि ये वस्तु की मांग और कीमत में संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, जब भी अन्य बातों की बात करते हैं, अन्य बातों में आता है जैसे उपभोक्ता की आय होगी, उपभोक्ता की रुचि, फैशन हो गया, भविष्य से संबंधित कीमतें हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतें, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल कीमत की बात करते हैं, बाकी सारे कारक स्थिर होते हैं। ऐसे में वस्तु की कीमत के वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है यहाँ पर मांग और कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, जहाँ पर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इसी कारण से जब ये नेगेटिव रिलेशन होता है, देखिए वस्तु की कीमत जब यहां पर होती है P, तो वस्तु की मांग भी ज्यादा होती है। क्यों? यहां पर जैसी वस्तु की कीमत कम होती है, P1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ के यहां जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस, ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव। देखिए वस्तु की कीमत ऊपर से नीचे कम हो गई, तो मांग की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो इसी को बोलते हैं विपरीत संबंध का होना। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं। मांग के नियम की मान्यताओं की बात करते हैं, वो मान्यताएं जो कहा जाता है अन्य बातें समान रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता की आय जैसी है वैसी बनी रहनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत, प्रचलन, फैशन, मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं जैसे पूरक वस्तुएं जैसे कॉफ़ी और चाय, जूता, मोजा, पेट्रोल, कार, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाजार में कोई नई स्थानापन्न वस्तु नहीं आनी चाहिए। वस्तु की कीमतों में भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो वस्तु के प्रभावित करने वाले तमाम कारक है, कीमत को छोड़कर वो सभी कारक स्थिर होने चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होता है। तो क्या सभी वस्तु में मांग का नियम लागू होता है? नहीं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे अगर भविष्य में वस्तु की कीमत की संभावना हो, तो वर्तमान में कीमत कितना भी परिवर्तन होता है मांग में प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, वो चीजें जो लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जैसे आईफोन जितना ज़्यादा महंगा होता है उसकी मांग ज़्यादा होती है, हीरा उसकी कीमत जितनी ज़्यादा होती है मांग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, सम्मान से जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। लग्जरियस आइटम बोलते हैं कि ये महंगी कीमत होती है, तभी इसकी महंगी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। उपभोक्ता की अज्ञानता, कभी कभी जहाँ पर उपभोक्ता वस्तु की कीमत के बारे में जानकार नहीं होता है, समझता नहीं है, अज्ञान में वो वस्तु की कीमत को ध्यान में नहीं जाता है। जैसे बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, मर्द इसलिए बोल रहा हूँ, खासकर लड़कों पे, आदमियों पे बात होता है, वो मार्केट में जाता झिकझक नहीं करता है। दुकानदार कहता है इतनी कीमत है भाई दे दे, चला जाता है। कारण दुकानदार कहता है 200 का सामान बोलते हैं 500 में, अरे 500 भी इतना महंगा क्या, चलो 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो 450 में लेके खुश आता है, बोलता है 10% का डिस्काउंट ले लिया। तो फिर उसकी बीवी बोल देती है अरे इसको मैं होती तो 200 रुपये में लेके आ जाती। मतलब आदमी कीमतों पर उतना ज़्यादा झिकझिक भिझिक कम करता है। ठीक है, गिफिन का विरोधाभास, कुछ घटिया क्वालिटी की सामान होती है, निम्न क्वालिटी का सामान होता है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इस मांग में परिवर्तन। देखिए क्योंकि मांग जो है कई सारे कारकों पर निर्भर करता है, ऐसे में कारकों में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है। जब मांग में परिवर्तन होता है इसको दो वर्गों में बांटा गया है।
एक मांग वक्र पर संचलन करता है, दूसरा मांग वक्र पर खिसकाव करता है। जब मांग वक्र का संचलन होता है, मांग वक्र का संचलन होता है तब जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। क्या हो? वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, लेकिन जो अन्य कारक है, कौन से कारक? अन्य कारक वो क्या होने चाहिए? अन्य कारक स्थिर होने चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर मांग वक्र एक ही समान रहता है, बस मांग वक्र क्या करता है? आगे और पीछे की ओर संचलित करता है। तो इस प्रकार से मांग वक्र का संचालन दो प्रकार से होता है, एक होता है मांग का विस्तार और दूसरा होता है मांग का संकुचन। लेकिन जब मांग वक्र के खिसकाव की बात करते हैं, मांग वक्र का खिसकाव तब होता है जब वस्तु की कीमत क्या रहते हैं? स्थिर रहे। वस्तु की कीमत स्थिर होती है और वस्तु की कीमत के अलावा जो अन्य कारक है, कौन से कारक है बेटा? अन्य कारक, अन्य कारकों में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आय में परिवर्तन हो गया, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की संभावना होती है, फैशन में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। ऐसे में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। ऐसे में मांग वक्र जो है ऊपर और नीचे की ओर खिसक जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है और नया मांग वक्र बनाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है मांग में वृद्धि और दूसरा होता है मांग में कमी। तो ऐसे में इसको एक्सप्लेनेशन वे में देखें तो अन्य बातों के समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है। तो ऐसे में मांग वक्र उसी वक्र पर आगे और पीछे की ओर संचालित करता है। इसमें मांग दो प्रकार से होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार तब होता है जब अन्य बातें समान रहे और वस्तु की कीमत में क्या हो? कमी हो। जब वस्तु की कीमत में कमी होती, मान लो ये है वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी और मांगी जा रही थी 20 यूनिट, ठीक है। अब वस्तु की कीमत कम होके हो गई कितनी रुपए? 10, अब 5 रुपये, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट? 30 यूनिट। तो ऐसे में देखिए वस्तु की कीमत ये हो गई 10 रुपये, ये हो गया 0, 10, 20, 30 और ये हो गया 40। तो वस्तु की कीमत जब 10 थी तो मांगी जा रही कितनी यूनिट? 20 यूनिट। यहां पर वस्तु की कीमत कम होगी, कितनी होगी? 5 रुपये, तो मांगी जा रही है अब कितनी? 30 यूनिट। तो ऐसे में एक ही मांग वक्र होता है, पहले यहां पर था, अब क्या हो गया? नीचे की ओर खिसक गया। तो इसको बोलते हैं मांग वक्र पर संचलन करना, कि मांग वक्र वही, बस बिंदु ऊपर से नीचे की ओर क्या हो गया है? संचलित हुआ है। इसको बोलते हैं मांग का विस्तार, क्योंकि वस्तु की कीमत के कम होने से वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी का उल्टा होता है मांग का संकुचन। मांग का संकुचन तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। जैसे वस्तु की कीमत यहाँ पर है, मांग की मात्रा यहाँ पर है। वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी तो मांगी जा रही थी 20 यूनिट, और वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 15 रुपये, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट? 10 यूनिट। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कीमत 5, 10 और ये है 15। यहाँ पर मांग की मात्रा हो गई 10, 20 और ये है 30। जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांगी जा रही थी 20 यूनिट। वस्तु की कीमत बढ़ के हो गई 15 यूनिट, तो मांगी जा रही कितनी यूनिट? 15 रुपये। तो ये मांग की देखिए ये हो गया, पहले मांग रहा था यहाँ पर, अब मांग है यहाँ पर। इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। मांग वक्र वही, बस ऊपर की ओर अब ये संचालित कर रहा है, लेकिन इसके ठीक उल्टा होता है जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। जैसे आय में वृद्धि या आय में कमी हो गई, जनसंख्या में कमी या जनसंख्या में वृद्धि हो गई, धन के वितरण में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से जो मांग वक्र है बाईं या दाईं ओर खिसक जाता है और इसको मांग में वृद्धि और मांग में कमी के नाम से जाना जाता है। पहला होता है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि तब होती है जब अन्य कारकों में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन होता है। जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है,
यहां पर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत 10 मांगी जा रही है 20 यूनिट, वस्तु की कीमत अभी भी 10 है, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई इसलिए 30 यूनिट। तो पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 10 और मांगी जा रही कितनी यूनिट 20 यूनिट यहां पर, ठीक है। तो मांग की मात्रा यह है। अब वस्तु की कीमत अपनी जगह पर है, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग की मात्रा में वृद्धि होगी, तो नया मांग वक्र बन गया ये वाला, लाइक दिस। तो ये देखिए मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई, मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के किसकी ओर बाईं ओर खिसक रहा है। इसको बोलते हैं मांग का खिसकाव और मांग में वृद्धि। ये तब होता है जब क्या होता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, बस प्रतिष्ठापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, फैशन या ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी ठंड का मौसम आ गया, कीमत जैसे भी हो लेकिन ठंड के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई, भविष्य में वस्तु की कीमत की बढ़ने की संभावना हो गई। तमाम कारक होता है, कीमत वर्तमान में कीमत पर नहीं अन्य कारकों का फर्क होता है। लेकिन फिर है मांग में कमी। मांग में कमी एक ऐसी स्थिति होती है जब संबंधित कारकों में अन्य कारकों में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, संबंधित वस्तु की कीमतों में कमी हो गई, भविष्य में वस्तु की कीमतों की कम होने की संभावना हो गई। ऐसे में कीमत अपनी जगह पर है, लेकिन जो मांग की मात्रा है, मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। तो पहले मांगी जा रही थी यहां पर ये वाली मांग Q और P। अब क्योंकि उपभोक्ता की आय में कमी हो गई तो वो मांग की मात्रा को क्या करता है, कम कर देता है। तो मांग वक्र अब सीधा दाईं ओर खिसक जाता है। इसको बोलते हैं मांग में कमी का होना, ठीक है। तो मांग तो आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जंप करते हैं। अब आ जाते हैं मांग की कीमत लोच। मांग के नियम से पता चल जाता है कि वस्तु की कीमत से वस्तु की मांग के मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है ये पता नहीं चलता है, इसलिए मांग के नियम को गुणात्मक कथन के नाम से जानते हैं। वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमतों के कारण होता है। ऐसे में कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होता है। तो दोनों के बीच में मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है उसके संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मार्शल ने भी एक्सप्लेन किया, मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसी अनुपात उसकी मांग में परिवर्तन होता है। तो इसके बीच में जो मात्रात्मक चेंज होता है उसकी मांग को कीमत लोच कहते हैं। तो इसको सिंपल वे में समझिए कि मांग की कीमत लोच का मतलब होता है वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को भाग दे देते हैं वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से। इस प्रकार से एक दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मल्टीप्लाई कर देते हैं पी अपॉन डेल्टा क्यू का मतलब मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, और डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच हमेशा माइनस में होता है, चाहे साइन लगाओ या ना लगाओ। ये पुरानी कीमत है, पुरानी मांग की मात्रा हो गई। इसी चीज को, इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, लिखने का तरीका है लेकिन है ही फार्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। इसी चीज को एक और तरीके से लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी। एक ही फार्मूला है, बस खाली जगह चेंज हुआ है और कुछ नहीं। इसको पढ़ने के बाद दूसरा होता है मांग लोच के प्रकार या मांग लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब मांग लोच की श्रेणियों की बात करते हैं, लोच कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इसी आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, सापेक्षता लोचदार मांग, एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच एक से ज़्यादा होती है। सापेक्षता बेलोचदार मांग,
एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच 1 से कम होती है। इकाई लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच 1 के बराबर होती हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग एक ऐसी स्थिति जहां पर जो लोच है अनंत होती हैं, इन्फिनिटिव होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होती हैं। और पूर्णतः बेलोचदार का मतलब होता है बेलोचदार का मतलब होता है कि जहां पर लोच बिल्कुल नहीं होता, मतलब मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और पूर्णतः लोचदार का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर लोच बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है कीमत में परिवर्तन के अलावा। तो इन पांचों को थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला होता है सापेक्षता लोचदार मांग। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उसकी मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग की मात्रा में 15% का परिवर्तन होता है। तो ऐसे में 15 को 10 से भाग कर देंगे, निकल के आता है 1.5, दैट इज ED इज ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो इस स्थिति में जो मांग वक्र बनता है थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत में कम परिवर्तन होता है और मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। देखिए, ठीक है, ये स्थिति होती है। इसी के अलावा जो दूसरा पॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग की मात्रा में उससे कम परिवर्तन होता है। मान लीजिए कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है और मांग की मात्रा में केवल 8% का परिवर्तन हो रहा है। कीमत की तुलना में मात्रा में कम परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये होता है 8/10 यानी कि 0.8। मतलब जो लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या है? 1 से कम है। तो इस स्थिति को सापेक्षता बेलोचदार कहते हैं। और इस स्थिति में जो मांग वक्र होता है थोड़ा सा सीधा खड़ा होता है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर जो कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है जबकि मांग में कम परिवर्तन नजर आता है। तीसरी स्थिति है दैट इज इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में एक समान परिवर्तन होता है। वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन आ रहा है तो वस्तु की मांग में 10% का परिवर्तन होता है। और बेसिकली ये सामान्य वस्तु की स्थिति में होता है। मतलब यहाँ पर जो लोच है 1 के बराबर होता है और स्थिति में जो मांग वक्र होता है 45 डिग्री पे बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत में और मांग की मात्रा में एक समान गैप नजर आता है। नेक्स्ट स्थिति है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर मात्रा 0 है और कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है 10%, तो 10 से 0 को भाग कर देंगे तो 0 ही निकलेगा, यानी कि इलास्टिसिटी हमारी कितनी होती है? 0। इसका स्थिति है कि यहाँ पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो केवल कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो मांग वक्र जो है बॉय एक्सिस के बिल्कुल समानांतर बन जाता है, सीधा। लेकिन जो अंतिम स्थिति है यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग ये बताता है कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन अफवाह चली है या फिर कोई भी दूसरा कारक है जिस कारण से वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। मान लो 10%, तो वस्तु की मात्रा में 10% का परिवर्तन है, कीमत में 0, तो 10 से 0 को भाग कर देंगे, होता नहीं है। और जब किसी से भाग नहीं होता उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, अनंत मांग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इस स्थिति में जो मांग वक्र है वो एक्स एक्सिस के धनात्मक बन जाता है क्योंकि कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि खाली मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये होगी मांग लोच की श्रेणियाँ। इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें एक चीज़ और समझना होता है कि मांग लोच की गणना कैसे की जाती है। मांग लोच की गणना करने की रीतियाँ, इसकी प्रमुखतः 3 रीतियाँ हैं जहाँ पर एग्जाम के हिसाब से 2 रीतियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं, प्रतिशत या अनुपातिक और कुल व्यय रीति। तीसरी रीति है ज्यामितिक रीति यानी कि रेखा चित्र के आधार पर। पहला है प्रतिशत या अनुपातिक रीति जिसका जो अनुपादन है, प्रतिपादन है, फ्लेक्स ने किया था और फ्लेक्स ने कहा था कि अगर
वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाए तो मांग की कीमत लोच की गणना हो जाती है। या फिर उसकी जगह एक वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको अनुपातिक विधि कहते हैं। डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। इस चीज़ का यूज़ करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि एक वस्तु की कीमत में 15% गिर जाने से वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी मांग की मात्रा 1000 से 1200 इकाइयाँ हो जाती है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन दे रखा है कितना प्रतिशत, 15% माइनस में कमी हो रही है। तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1000 से 1200 हो गया, यानी कि 200 यूनिट का। ये प्रतिशत में है और नीचे वाला यूनिट में ऐसा नहीं हो सकता, दोनों प्रतिशत में। सबसे पहले मांग की मात्रा को प्रतिशत परिवर्तन में कीजिए, किसमें लीजिए, प्रतिशत परिवर्तन में, यानी कि जो भी मांग की मात्रा में परिवर्तन हुआ उसको 100 से गुणा कीजिए और उसको पुरानी मांग से यानी कि 1000 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया 20%। तो ऐसे में मांग की लोच ईडी बराबर वस्तु की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैलकुलेट कीजिए और ये आंसर आपका आ जाता है। कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 से 20 को भाग कीजिए, 15 से 20 को भाग करेंगे, 15 एकम 15 बचेगा 5 पॉइंट लगाया, 15 3 45, 15 3 45, 1.333, यानी कि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, किसी वस्तु की कीमत में इकाई 8 से घटकर 5 हो जाती है तो उसकी मांग 10 इकाई से बढ़ के 16 इकाई की हो जाती है। तो भाई मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे, वस्तु की कीमत यहाँ रखिए, वस्तु की मांग की मात्रा को यहाँ लिखिए। वस्तु की कीमत जब 8 थी तो मांगी जा रही थी कितनी यूनिट, 10 यूनिट। वस्तु की कीमत घट के कितनी हो गई, ये होगी रुपए में और ये होगी यूनिट में, जरूर लिखिएगा। 5 तो बढ़ के कितनी होगी, 16। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 5 - 8 यानी कि -3, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन आता है, दोनों में से कोई भी एक हमेशा नेगेटिव में होगा ही होगा। और वहीं पर वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 16 - 10 यानी कि 6। पुरानी मांग कीमत कितनी है, 8 और पुरानी मांग कितनी है, 10। इसी चीज़ को फार्मूले में लगाइए, अनुपातिक रीति का प्रयोग करेंगे। ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डेल्टा क्यू यानी कितना आ गया, 6, और डेल्टा पी कितना है बेटा, -3, मल्टीप्लाई बाय पी कितना है, 10, और क्यू कितना है, 8। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, तो कितना आ गया, 10 बट्टे -4, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया आपका मांग की लोच कितना, -2.5, यानी कि 1 से बहुत ज़्यादा हो गया, इकाई से अधिक लोचदार मांग है यहाँ पर इस, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्थिति बन जाती है। दूसरी स्थिति है कुल व्यय रीति। इस रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया और मार्शल ने यह कहा कि वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर उपभोक्ता कितना व्यय करता है। जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता का व्यय कम होना चाहिए और कीमत के घटने पर व्यय बढ़ना चाहिए। इस आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने व्यय विधि का प्रतिपादन किया और व्यय विधि में कुल व्यय निकालने के लिए वस्तु की कीमत कितनी है और उपभोक्ता उस कीमत के आधार पर कितनी वस्तु की मांग करता है, इस आधार पर कुल व्यय की गणना करता है। तो कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर लोच की बात क्या है। तो इस स्थिति में प्रोफेसर मार्शल ने लोच की केवल 3 श्रेणियों के बारे में बताया, इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। इकाई के बराबर तब होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, कुल व्यय में परिवर्तन ना हो। लेकिन इकाई से अधिक मांग तब होती है जब मान लीजिए वस्तु की कीमत क्या हो जाए, वृद्धि बढ़ जाए। वस्तु की कीमत के बढ़ने से जो कुल व्यय है वो क्या हो जाती है, कम, या फिर वस्तु की कीमत के कम होने से कुल व्यय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं और इकाई से कम लोच का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग क्या कम होनी चाहिए कुल व्यय, लेकिन यहां पर कुल व्यय बढ़ जाती है। उसी का उल्टा वस्तु की कीमत के घटने से कुल व्यय घट जाती है, तो उसको बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। समझिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत
रुपए 6 से घटकर 3 रुपए हो जाती है, तो उसकी मांग 30 से बढ़ के 60 इकाई हो जाती है। तो यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की कीमत प्रति इकाई, यहाँ पर होते हैं मांग की मात्रा क्वांटिटी में, और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या चीज़, कुल व्यय। जब वस्तु की कीमत 6 थी तो मांगी जा रही है 30 यूनिट, वस्तु की कीमत घट के 3 रुपये होगी, मांगी जा रही है 6 यूनिट। पहले 6 थी 18, 180 रुपये खर्च किया जा रहा था, अब भी 180 रुपये खर्च कर, क्या खर्च में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कुल व्यय अपनी जगह पर है, यानी कि मांग जो है कितनी है, इकाई के बराबर है। समझ में आ गया? तो ये हमारा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे किसी वस्तु की बाजार मांग 100 इकाई है 4 रुपये होने पर, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत लिखते हैं और मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत 4 रुपये होने पर मांगी जा रही थी 100 यूनिट, और फलस्वरूप इसकी बाजार मांग घटकर 75 इकाई रह जाती है, ठीक है, और मांग की लोच कितनी है, 1 है। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी हो गई? तो जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत लोच 1 होने का मतलब होता है व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कीमत हमारी 4 थी, व्यय हो रही थी, खर्च खरीदा जाता 40 यूनिट, यानी कि 40 रुपये खर्च किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है अब भी 40 रुपये खर्च किया जाएगा, अब भी 40 रुपये खर्च किया जाएगा। तो 40 रुपये वस्तु की मात्रा 75, सॉरी ये कितना है 100 यूनिट, तो ये 400, अब भी 400 यूनिट। अब इस 75 से 400 को डिवाइड कर देंगे, 400 डिवाइडेड बाई 75, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 25 थी 75, और ये हो गया 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 से 150, तो कितना हो गया 3 रुपये कुछ पैसे आ गया, यानी कि वस्तु की कीमत में क्या हो गई, सॉरी वस्तु की 3, 25 से कम 25 16, ये हो गया 3 पंजे 15, थोड़ा सा 1 मिनट वेट। तो हमने क्या करना है, 75 से डिवाइड कर देना है 400 को, ठीक है। तो ये 75 हो गया, 7 चक्को 28, 7 पंजे 35, 5 रुपये, सॉरी 5 रुपये कुछ पैसे आ जाएगा, यानी कि वस्तु की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि मांग की मात्रा में कमी हो रही है, ठीक है। तो 5 रुपये कुछ पैसे आकर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट चैप्टर मिल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका 3rd, उत्पादन लागत, जिसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। लेकिन बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा और सुकून से सुनिएगा कि कामयाब होने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है और लगातार बने रहना पड़ता है। अगर आपने कामयाबी नहीं मिल रही है या आप सफल नहीं हो पा रहे और अपना रास्ता बदलेंगे तो सही है, लेकिन अगर मंजिल ही बदल लेते हैं, जहां पहुंचना है वो टारगेट ही बदल देते हैं, तो आप कभी भी कोई भी टारगेट कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी रहता है कि टारगेट अगर अचीव करना है और आपको अगर लगातार आगे बढ़ना है तो एक ही राह पे चलना पड़ेगा, एक ही जगह बने रहना पड़ेगा और एक ही रास्ता भले ही बदलते रहिए, आपकी मंजिल बदलनी नहीं चाहिए, कामयाब आपके पैरों तले जरूर चूमेगी। थोड़े लेट सही, कभी कभी रास्तों में कांटे ज़्यादा होते हैं तो कामयाबी लेट मिलती है, लेकिन जैसा भी हो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।